छात्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में जो है कि पूछा गया और यह प्रथम सीटिंग का क्वेश्चन है। इससे आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मालूम चलेगा कि आपके एग्जाम में जो है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं, ये सभी जानकारी आपको मालूम होगा। और आप लोग को बता दें कि 2020 का जो हमारा पैटर्न था उसमें जो है कि केवल 60 प्रश्न पूछे गए थे और उसमें से 50 प्रश्न का ही उत्तर देना था। लेकिन आज के यह जो वीडियो इसमें हम कराएंगे टोटल 160 क्वेश्चन को कराएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अगर इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में संस्कृत से पूछा गया था वह यह था कि ओ लिखत किस लकार का रूप है। और लिखत जो है किस लकार का रूप है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट था, लंड लकार, लंग लकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था वह यह है कि पचेत किस धातु का रूप है। पचेत जो है किस धातु का रूप है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वह था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, पच। पच ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपको जो है कि अभी यह जो है कि कुछ देखिए दोस्तों, कुछ जो है व्याकरण से अधिकतर प्रश्न जो है कि 50% जो है व्याकरण से पूछा जाता है और उसमें 50% बुक से रहता है। लेकिन अभी का जो पैटर्न है उसमें लमसम 60 क्वेश्चन आपको बुक से ही मिलेगा और 40 प्रश्न ही आपको व्याकरण से देखने को मिलेगा। तो इसमें भी मिलेगा, ऊपर में भी कुछ व्याकरण से, उसके बाद आपको बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला तीसरा जो प्रश्न है वह है मतिसु में कौन सी विभक्ति है। मतिसु में कौन सी विभक्ति है, तो आपको सही आंसर बता देगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था, सप्तमी विभक्ति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभक्ति शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, आपको विभक्ति शब्द तो आप लोग पढ़े ही होंगे और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो धातु, अब यहाँ धातु है या ओ कुर्वन में कौन सी धातु है, ओ कुर्वन में कौन सी धातु है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ओ कुर्वन में हो जाएगा अक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, अक धातु है। तो धातु सबको भी अच्छे से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है भवत। भवत जो है किस शब्द का रूप है, तो आप लोग बताइए भवत किस शब्द का रूप है, भवत। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि बी, यहाँ में एक्सप्रिंट है थोड़ा, भव भव होना चाहिए था, भव भव भो भव, वहाँ पे ऑप्शन में भव था। क्वेश्चन को जो है हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन भी है, लेकिन उसमें जो है कि कुछ एक अच्छे तरीके से नहीं खिंचाने के कारण इसको जो है हमने एक MS ऑफिस से इसको तैयार किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसकी महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, भारत की। भारत की महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है। आप भारत महिमा चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो क्या होगा, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की, याद रखनी है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन वो है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। यह सभी क्वेश्चन जो है संस्कृत के मामले में पॉपुलर क्वेश्चन है कि यह सब क्वेश्चन आना ही आना है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका दोस्तों वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं हम लोग। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है हमारा वह यह है कि शैशव संस्कार कितने हैं। शैशव काल के कितने संस्कार होते हैं। आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे संस्कार, षोडश जो है उनमें से एक शैशव संस्कार है। तो शैशव संस्कार कितने हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, 5 है। शैशव काल के कितने संस्कार है, 5 संस्कार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ गया हमारा वो यह है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था कि संस्कारों से, वैर भावना से, अशांति से, इनमें से कोई नहीं। जो बच्चे के ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट ए कर रहे हैं वह सभी सही है। संस्कारों से चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कार से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका वो यह है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, बताना। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार जो है कि कब होता है, तो
यहाँ पर है मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्राप्त करने के समय, विवाह के पहले। तो इसका जो बच्चे का ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर रहे हैं वह सभी सही है। मरने के बाद क्या होता है? अंत्येष्टि संस्कार होता है। कब होता है? मरने के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वह यह है हमारा कि लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है? लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है? तो जो बच्चे की ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट कर रहे हैं वह सभी सही है। लता भी हो जाएगा, लता भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है हमारा वह यह है, वच जोड़ कत्व से कौन सा शब्द बनेगा? वच जोड़ कत्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो जो बच्चे की ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट कर रहे हैं वह सभी सही है। वक्तवा, वक्तवा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पर प्रश्न आ चुका है हमारा वो यह है, सहन्य में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय भी जो कि शब्द के अंत में लगते हैं दोस्तों, और प्रत्यय जो कि और उपसर्ग क्या होते हैं कि शब्द के पहले लगते हैं। तो इसमें कह रहा है सहन्य में कौन सा प्रत्यय है? सहन्य में कौन सा प्रत्यय है? जो बच्चे के ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर रहे हैं वह सभी सही है, यत प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है हमारा वो यह है कि श्रीमान में कौन सा तदित प्रत्यय है? तदित प्रत्यय। प्रत्यय सबको भी आप लोग को दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना, अभी आपके पास बहुत समय है। कि श्रीमान में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर इसमें सी क्लिक कर रहे हैं वह सभी सही है, नी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, लौकिका में कौन सा प्रत्यय है? लौकिका में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इक प्रत्यय है, लौकिक, इक आ रहा है लास्ट में प्रत्यय लगते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन हुआ है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट हो जाएगा। केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है कौन? तो गोदान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोक पाठ जो है महाभारत के किस पर्व से संकलित है? आप अभी तक अगर नहीं पढ़े नीति श्लोक को तो आप लोग को बता दें कि नीति श्लोक पाठ जो है महाभारत के जो है नीति श्लोक पाठ शांति पर्व से इसको लिया गया है, संकलित है। किससे संकलित है? शांति पर्व से। याद रखनी है आप लोग को। अगले ये सब क्वेश्चन जो है कि पॉपुलर है दोस्तों। आप लोग को बता दें कि ये संस्कृत के लिए ये सभी क्वेश्चन जो है कि पॉपुलर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप लोग को बता दें कि यह जो है कि 2020 का क्वेश्चन है, और अभी हम आपको जो है कि उधर 20, 21, 22, 23, 24 ये सभी क्वेश्चन जो है कराने वाले हैं। तो आप लोग उस सभी क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाभारत से संबंधित है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जो समुचित उत्तर कौन देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है मंत्री, विदुर, दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर रहे हैं, ए जिसको लग रहा है वैसे भी सही है, मंत्री, विदुर ही इसका उत्तर देते हैं, समुचित उत्तर, क्योंकि इसका विदुर नीति है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ओ पृष्ठो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है? ओ पृष्ठो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है? तो जो बच्चे की ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर रहे हैं नीति श्लोक, वे सभी सही है, बिल्कुल सही है। नीति श्लोक पाठ से ही ओ पृष्ठो बहुभास्ते को पाठ को लिया गया है, उन्हीं की उक्ति है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वह यह है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 20 का हमारा, परम तृप्ति देने वाला क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। विद्या ही है जो कि हमें परम तृप्ति, परम शांति दे सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आप लोग चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, मित्र जोड़ तल का निष्पन्न रूप क्या होगा? मित्र जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो जो बच्चे का ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर रहे हैं वैसे भी सही है, मित्रता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारा वो यह है कि त्रिय जोड़ चरणनित खाली त्रिय, उसके बाद डैश है चरणनित खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा 22 का होता हुआ मृगा हो जाएगा, मृगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, श्रु जोड़ तुमुम
शुरू जोड़ तुमुम का निष्पन्न रूप क्या होगा? शुरू जोड़ तुमुम का निष्पन्न रूप क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, श्रु श्रु श्रुति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वह है बिरिंद जोड़ प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? बिरिंद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, बिरिंद जोड़ कत वृद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो शताब्दी कैसा समास है? जो शब्द में की संख्या बोधक हो दोस्तों, यहाँ पर शताब्दी आया है तो शताब्दी में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, आलस्य, क्रोध, लोभ। तो जो बच्चे, इसका सही आंसर आप लोग बताइए हमें कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर रहे हैं वे सभी सही है। क्रोध ही जो है कि सबसे बड़ा शत्रु है मानव का। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला जो क्वेश्चन है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? उनमें जो वास्तविक आलसी थे, आलसियों की संख्या कितनी थी? तो जो बच्चे की ऑप्शन नंबर इसमें से सी क्लिक कर रहे हैं वैसे भी से चार ओरिजिनल आलसी जो थे दोस्तों वह कितने थे? 4 थे। वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थे। अगला जो क्वेश्चन है वह अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति, महात्मा विदुर, कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चे जिसको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए क्लिक होना चाहिए वह सभी सही है, विद्यापति। आलस कथा के पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति लेखक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन हुआ है? ऋग वेद में कितनी महिला ऋषियों का वर्णन हुआ है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वो ए राइट हो जाएगा, 24 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा, शंकर चरित्र के जो रचनाकार है दोस्तों, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित छामाराव है। पंडित छामाराव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने जो है किस नदी का वर्णन किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना नदी का इन्होंने वर्णन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन आपका सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन, लकड़ी का कंगन। तो जो बच्चे के ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर रहे हैं वे सभी सही है, सोने के कंगन थे उनके पास, बूढ़े बाघ के पास, और लोभ के कारण जो है क्या हो गई? खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? यह आपका ऑप्शन है कर्ण, इंद्र, कृष्ण, अर्जुन। जो बच्चे की ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर रहे हैं वैसे भी सही है, कर्ण थे। दानवीर कौन थे? कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर रहे हैं वैसे भी सही है, वो शांति को उत्पन्न करते हैं। अगर आप जलते हैं और असहिष्णु हिंसक की तरह व्यवहार करते हैं तो आपको अशांति जीवन में झेलनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? कर्मकांड का जो वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। जो बच्चे का ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर रहे हैं वैसे भी सही है, कल्प हो जाएगा। कल्प में जो है कर्मकांड का वर्णन देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गृहात वही उद्यानम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा 36 नंबर का वो हो जाएगा, गृहात वही उद्यानम अस्ति, या रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? इसका उत्तर आप लोगों के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अलम के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? अलम के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अलम के रूप में वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, तृतीय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला किस शब्द में परिउपसर्ग है? किस शब्द में परिउपसर्ग है? परिहार, प्रहार, प्राहार, प्रतिहार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, परिहार।
परिहार शब्द में परि उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग को दोस्तों बता दें कि यह जो पैटर्न है ये 2020 का क्वेश्चन है, और अभी जो 100 ऑब्जेक्टिव अगर कर दिया है आपको, तो आपको वहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन जो है ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि बुक से रिलेटेड होंगे, और कुछ प्रश्न जो उपसर्ग और प्रत्यय और शब्द रूप से संबंधित हो सकते हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, वे सभी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, और तैयारी आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि किस शब्द में परि उपसर्ग है, तो उपसर्ग आपको बता दिए हैं कि उपसर्ग क्या होता है कि वे किसी शब्द के आगे में लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं कि शब्द के लास्ट में लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए परि उपसर्ग है, तो परिहार में है, परि है नहीं, परि दो अर्थ निकलना चाहिए, परि और हार। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था, परिहार। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आया कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है? 39 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, आशा, प्रत्याशा। चलिए अगले क्वेश्चन की और चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया हुआ, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, भवतु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुख किससे ढका है? सत्य का मुख जो है किससे ढका है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, बुक के अनुसार हिरण्य पात्रेन से इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो जो बच्चे की ऑप्शन नंबर इसका 42 का सी क्लिक कर रहे हैं वैसे विषय मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते, ये क्वेश्चन आना ही आना है, आपको गारंटी के साथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? यह भी क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा ही। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? यह भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि कंफर्म कि आपको क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐसा सब आपको दिखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा गया। और आपको जितने भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे उसमें देखने को आपको मिलेगा कि ये सभी क्वेश्चन उसमें उपलब्ध है या नहीं है। इससे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? आप लोग को पता है कि ये तो बिहार की राजधानी थी, अभी भी है। पाटलिपुत्र जो एक अभी जिसको हम पटना जान रहे हैं वह पहले किस नाम से जाना जाते थे? पाटल पुष्पम यानी पाटलिपुत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकम इति का समस्त पद क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, एकम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर एक का जो छूट गया था। अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा 47 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, धन ही ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा चराचरम में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चराचरम में कौन सा समास है? तो ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अंक का बोध है, तो द्वंद्व यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दानार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। दानार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दानार्थ इसमें थोड़ा डाउट है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आहन पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? आहन पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है?
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तृतीय विभक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 51 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। मन जोड़ रथ मनर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि महाजोड़ इस की सही संधि विच्छेद क्या होगी। और आप लोग एग्जाम में जब उत्तर दीजिएगा दोस्तों, आपको पीछे में जो है नहीं, पीछे में जब लास्ट में क्वेश्चन देखिए मिलेगा, वहाँ थोड़ा इजी क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको ऊपर में ही नहीं मार देना है अच्छे से कि जो डाउटफुल है उसको। डाउटफुल को तो मारने ना है पहले आप लोग को, क्योंकि नीचे में जो क्वेश्चन होगा ना आपका, वहाँ पर कुछ ईजी क्वेश्चन दिया जाता है। जो महाजोड़ इस की सही संधि विच्छेद क्या, महाजोड़ इस की संधि होगी, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 42 नंबर का वो हो जाएगा महेशा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। आ जोड़ ई के नए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ओ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाग्योदय में कौन सी संधि है। भाग्योदय में कौन सी संधि है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुण संधि। क्या है भाग्योदय में कौन सी संधि है, गुण संधि, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा संबंध है। लंबा हो उधर जिसका, यानी कृष्ण यानी गणेश जी को कह सकते हैं लंबा हो उधर जिसका, तो इसमें जो है बहुब्री समास है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करमवीर कौन था। राम प्रवेश राम, दुर्योधन अर्जुन, वीरेश्वर। सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा राम प्रवेश राम। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला जो क्वेश्चन है लक्ष्मी किसका वर्ण करती है। लक्ष्मी जो है किसका वर्ण करती है, तो जो बच्चे की ऑप्शन नंबर इस बी राइट करने में से भी सही है। उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है, मेहनती पुरुष के पास ही कौन आती है, लक्ष्मी, पैसे आते हैं। अगले क्वेश्चन की जो व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उदर्त है। व्याघ्रपति कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हितोपदेश से इसको लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मूल शंकर थे। मूल शंकर, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा संस्कृत। तो यह थे दोस्तों इस चैप्टर इसके 2020 के एग्जाम के 60 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग कुछ देख लीजिए। तो इसमें क्या आएगा आपको कि खंड बो में कुछ विषयनिष्ठ प्रश्न होगा। इसमें यानी आपको जो है कि अपठित गद्यांश दिया होगा और इसका उत्तर आपको देने होंगे एक पद में। यहाँ पर एक पद में, उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। उसमें से 2 को आएगा आपको। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आएगा संस्कृत पत्र लेखन। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। अपने विद्यालय द्वारा आयोजित भोज कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पिता से अनुमति मांगते हुए संस्कृत में एक पत्र लिखना है। छात्रावास स्थान हेतु प्राप्ति हेतु, तो ये सब है। जन्म दिवस की बधाई देते हुए अपने भाई को संस्कृत में पत्र लिखना है। उसके बाद है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से एक विषय पर संस्कृत में 7 वाक्य का अनुच्छेद लिखना है। जल संरक्षण, प्रिय शिक्षक, महाभारत, मम प्रिय नेता, रक्षाबंधन पर्व, यह सब। अब उसके बाद निम्नलिखित में किसी 6 वाक्य का अनुवाद करें। तुम घर जाओ, प्रजा राहु को नमस्कार करती है, गुरु शिष्य के साथ घूमता है, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, राजा सेनापति के साथ यहाँ आया, विवाद मत करो, बालक को फल अच्छा लगता है, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, राजा राज्य को चोर से बचाता है, हिमालय से गंगा निकलती है, ये सब है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में जो कि 16 अंक का है कि निम्नलिखित में 8 प्रश्न के उत्तर दें। हिंदी में आपको देना है, जैसे देना हो नदी और विद्वान में क्या समानता है, पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें, आलस कथा पाठ में क्या शिक्षा मिलती है, ये सब आपको हिंदी में लिख देना है। और इधर क्वेश्चन है कि बीजयंका को सर्व शुक्ला संस्कृति क्यों कहा गया। इसमें आपको जो 8 प्रश्न का ही उत्तर देना है, तो आप अच्छे तरीके से दे पाइएगा कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है, उसके बाद संस्कार कितने होते हैं वर्णन करें, करमवीर कौन था और उनके जीवन में हमें उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदान पर प्रकाश डालें, संसार से वो शांति कैसे नष्ट हो सकती है, उपनिषद ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है, दानवीर कर्ण के चरित्र के बारे में बताना है, राष्ट्रीय संघ की स्थापना का उद्देश्य। तो यह सब है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।